नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार भीतर ही भीतर विरोध प्रदर्शनों से किस कदर घबराती है, ये बात आज फिर साबित हो गई। आज उत्तर से दक्षिण तक मोदी सरकार के फैसलों पर संसद में हंगामा हुआ। एक तरफ पंजाब में आंदोलन कर रहे किसानों की गिरफ्तारी और उनके शिविरों को बुलडोजरों से उखाड़ने पर संसद में आवाज उठी, तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए केवल इसलिए स्थगित कर दी गई क्योंकि डीएमके के सांसदों ने आज नारे लिखी टी शर्ट पहनकर डीलिमिटेशन पर अपना विरोध जाहिर किया। इधर संसद से बाहर मोदी सरकार को एक और झटका लगा है और एक बार फिर अमेरिका ने मोदी सरकार को परेशानी में डाला है। दरअसल एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने मोदी सरकार के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। क्या है मामला, ये आपको बताऊंगा, लेकिन पहले संसद की बात करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों में डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के खिलाफ आवाज उठ रही है। परसों यानी 22 तारीख को एमके स्टालिन ने एक बैठक बुलाई है जिसमें केरल, कर्नाटक, तेलंगाना सभी राज्यों से नेता शामिल हो रहे हैं। उसके अलावा इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उसमें शामिल हो रहे हैं। परसों की बैठक से पहले आज उच्च सदन में यानी राज्यसभा में सरकार की घबराहट साफ देखी गई। पहले 11 बजे, फिर 12 बजे, उसके बाद 12:15 बजे कार्रवाई तो स्थगित हुई ही, और फिर 2 बजे पूरे दिन भर के लिए सदन स्थगित हो गया। जबकि सारे सांसद इंतजार कर रहे थे कि अमित शाह आएंगे और कल टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने ईडी और सीबीआई को लेकर जो सवाल पूछे थे उन पर जवाब अमित शाह देंगे, लेकिन अमित शाह नहीं आए। दरअसल कहा यह जा रहा है कि डीएमके सांसदों ने फेयर डिलिमिटेशन और तमिलनाडु विल फाइट, तमिलनाडु विल विन के नारे लिखे हुए टी शर्ट पहने थे, उसी पर सरकार घबरा गई। ये जो आप देख रहे हैं ये तमाम तमिलनाडु के डीएमके के सांसद हैं। हालांकि प्रियंका चतुर्वेदी का कुछ और ही कहना है। क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी, आइए जरा सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। सुनिए। मैं ये कहूंगी कि जिस तरीके से कल साकेत गोखले जी ने अपना भाषण दिया और जिससे होम मिनिस्टर को इतना मैं कहूंगी कि नाराज हुए, उनको एक दिन लगेगा रिकवरी में, तो इसलिए बार बार हाउस एडजर्न हो रहा है। इतना शर्मनाक है कि आज कोई मुद्दा ही नहीं था, हम सब यहाँ पर बात करने आए थे। आज सबकी बात करने का था, गृह मंत्री के जवाब सुनने का टाइम था, आते ही हाउस एडजर्न कर दिया गया सरकार की तरफ से। तो क्या दर्शाता है, और दोनों सदनों में हंगामा कर उन्होंने किया, किसी आड़ को लेकर किया है, ये गलत बात है। मैम, दिशा सालन वाला जो मामला है, दोबारा से उनके फादर के वकील ने कहा कि आदित्य ठाकरे पे आरोप लगाया। तो ये थी प्रियंका चतुर्वेदी, बता रही थी कि क्यों आखिर, और सबसे बड़ी बात कि साकेत गोखले ने जो बात कल उठाई थी संसद में और उसके बाद घबरा गए और खासकर अमित शाह, और इसलिए नहीं आए। वहीं डीएमके सांसद तामिझामी थंगा पंडियन, जी हाँ, तामिझामी थंगा पंडियन ने इस बारे में बताया है कि सभापति ने कहा है कि आप सदन के भीतर टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकते। आइए जरा सुन लेते हैं थंगा पांडियन क्या कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें, और साफ साफ वो कह रहे हैं, सांसद हैं डीएमके के, और कह रहे हैं कि सभापति ने साफ साफ कहा है कि आप टी शर्ट पहन के नहीं आ सकते, इसलिए ये हो रहा है। सुनिए जरा। For the union government's move asking a fair delimitation, requesting the union government, especially the home minister, to clarify what does he actually meant, what does he actually mean by deciding everything on the basis of when he came, like over to Tamil Nadu population. So the issue is it should not be decided on the basis of population, and for that our Chief Minister M.K. Stalin is convening a meeting, calling all the chief ministers of the opposition parties as well as all the frontline leaders from the various parties on 22nd in Chennai. It is to be held. और उधर अखिलेश यादव ने इस मामले में डीएमके का साथ देते हुए बीजेपी की नीयत पर ही सवाल उठा दिए हैं। आइए सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मैं तमिलनाडु के लोगों के साथ हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कैसा डिलिमिटेशन करते। आपने देखा नहीं ब्लॉक प्रमुख की चुनाव कैसे लड़ते हैं ये लोग, विधानसभा चुनाव कैसे लड़ते हैं, जात के आधार पर पोस्ट करते हैं। सर आप जाएंगे जात के आधार पर और पोस्ट है नहीं, ये सवाल तो सरकार पहले सेंसस करे, सेंसस के बाद जाति जनगणना हो,
डिलिमिटेशन होगी, महिलाओं के हमारे आरक्षण हो, पिछड़ी दलित महिलाएं और अल्पसंख्यक महिलाओं का आरक्षण हो, तब हम लोग जाएंगे। सर, तो कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन 71 के जनगणना पर होनी चाहिए। अरे ये नहीं, मेरे पत्रकार साथी, ये जो घर घर नल लग रहे हैं और घर घर जल पहुंच रहा है, ये भी लगता है 71 के ही आंकड़ों से ये डिजाइन किया गया पाइपलाइन है। तुम बाल्टी रख देना, अगर 2 दिन में भी बाल्टी भर जाए, तो ऐसी बातें मत करो। 1970 में तो सुन रहे थे आप यहां अखिलेश यादव को। तो दक्षिण के मामले में बीजेपी उत्तर में भी घिर रही है और उत्तर में पंजाब में किसान आंदोलनकारियों के साथ किया गया सलूक एक तरफ आम आदमी पार्टी को परेशानी में डाल रहा है और सवाल बीजेपी पर भी उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसलिए क्योंकि कल रात को अचानक किसानों को 700 से ज़्यादा किसानों को गिरफ्तार किया जाता है पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे, और उसके बाद ये देखिए बुलडोजर से उनके शामियानों को, टेंट को, शिविरों को ध्वस्त किया जाता है। ये सब कुछ हुआ शंभू बॉर्डर पर। लगभग 200-225 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली से, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये कि कल दिन में मुलाकात होती है पंजाब के सीएम भगवंत मान की अमित शाह से, और शाम को उधर कार्रवाई होती है। जिस वक्त ये कार्रवाई हो रही थी उस वक्त अरविंद केजरीवाल पंजाब में ही थे। प्रताप सिंह बाजवा क्या कह रहे हैं, सुनिए। सर, पहले मीटिंग, उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर सारा शंभू और खनौरी साफ हो गया। क्या रिएक्शन, फिर क्या कहेंगे? देखो, ऐसे है कि इसका नाम मान है, काम इसके सारे बेईमानों वाले, तो इससे यही एक्सपेक्टेड था। और ये आप जो बात ऐसी है, ये लोगों को इस्तेमाल करने में मशहूर है। सबसे बड़ी सपोर्ट अगर ये पावर में आए हैं तो किसानी से मिली और खेत मजदूरों से मिली। आज देखिए, आज इनकी स्टेटमेंट ये है कि हमने ये इंडस्ट्री के लिए और कारोबार के लिए करवाया। हम ये कहते हैं, अगर आपने ये काम करवाना भी था, आपने धोखाधड़ी क्यों की? आपने एक तरफ तो उनको बातचीत के लिए बुला लिया और फिर डिटेन करवा दिया, और दूसरी तरफ पुलिस फोर्सेस भेजी और इनको वहां से। सुन रहे थे आप प्रताप सिंह बाजवा को। दरअसल किसानों के साथ बदसलूकी में मोदी एक बार पहले फंसी चुके हैं। आप जानते हैं 3 किसानों के कानून, जिसको किसान काले कानून कहते थे, 13 महीने उसके लिए किसानों ने आंदोलन किया, खासकर दिल्ली के 3 अलग अलग बॉर्डरों पर। उस मामले में नरेंद्र मोदी बुरी तरह फंसे और फाइनली उस कानून को वापस लेना पड़ा। लेकिन पिछली गलती से नरेंद्र मोदी शायद कोई सबक नहीं लिए। वहीं अमेरिका की तरफ से, चलिए अमेरिका बढ़ते हैं अब, अमेरिका की तरफ से भी बार बार मोदी को आंख दिखाई जा रही है। अभी एलोन मस्क से अमेरिका में मोदी ने अच्छी खासी चर्चा की थी, लेकिन ट्रंप की तरफ से जिस ढंग से नरेंद्र मोदी के सामने बहुत सारे सवाल रखे गए, वैसे ही सवालों के साथ अब एलन मस्क जो हैं वो पहुंच गए हैं सीधे अदालत। मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है। याचिका में एक्स ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(b) पर चिंता जताई है। एक्स का तर्क है कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करता है, ये जो अधिनियम है, और ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। आपको बता दूं कि धारा 79(3)(b) ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कोर्ट के आदेश या सरकारी अधिसूचना के जरिए निर्देश किए जाने पर अवैध सामग्री को हटाने का आदेश देती है। सीधे शब्दों में यह है कि सरकार अगर चाहे तो ये 79(3)(b) के जरिए किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को यह कह सकती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, कि आप इस खबर को या इस कंटेंट को आप हटा लीजिए। अगर कोई प्लेटफॉर्म 36 घंटों के भीतर उसके आदेश का पालन नहीं करता है तो उसे धारा 79(1) के तहत जवाबदेह ठहराया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। तो ये है, और इसके खिलाफ एलोन मस्क की कंपनी एक्स कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंची है। ये मामला आगे भी बढ़ सकता है। जब से ग्रोक आया है तब से नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी ऐसे भी परेशान है। तो उत्तर से दक्षिण और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मोदी की नीतियों और फैसलों का विरोध शुरू हो गया है। अब कौन से कदम बचाव में उठाएगी नरेंद्र मोदी की सरकार या खुद बीजेपी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले आपको बता दूं कि आज से ठीक
एक दिन बाद यानी आज 20 है, कल 21 से 23 तक बेंगलुरु में आरएसएस की बैठक होने जा रही है। उस बैठक में बहुत सारे फैसले लिए जाएंगे। उसमें एक फैसला यह भी होगा कि क्या नरेंद्र मोदी को 75 साल के होंगे तो उन्हें भी दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया जाए। एक फैसला यह भी होगा कि आखिर बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। ये सारी तमाम फैसले होंगे, आगे की रणनीतियां होंगी। आरएसएस की बैठक उस समय हो रही है जब अगले महीने आरएसएस 100 साल का होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले 30 तारीख को यानी 30 मार्च को, जी हां 30 मार्च को नरेंद्र मोदी और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की बैठक है, 1-to-1 बैठक है। इसके भी कई सारे मायने हैं, इन सब पे भी बात करेंगे हम। और बात हम सबसे बड़ी ये करेंगे कि आखिर कैसे एलन मस्क ने फंसा दिया है, कैसे बीजेपी उत्तर से दक्षिण तक फंसी हुई है और कैसे यहां मनमानी संसद के अंदर बीजेपी कर रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं और शकील अख्तर जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, पहले आपके पास आना चाहता हूँ। शकील जी, कल साकेत गोखले ने आखिर कह क्या दिया कि आज भागे भागे फिर रहे थे गृह मंत्री? देखिए, आज जो थी सबसे बड़ी खबर ये थी कि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे इशू के ऊपर दोनों सदन दिन भर के लिए स्थगित कर दिए जाएंगे। टी शर्ट एक इतना छोटा मुद्दा है, लोग प्ले कार्ड लेके आते हैं, टी शर्ट पे हमेशा लिखा रहता है, दूसरे कपड़ों पे लिखा रहता है, और इसमें उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी थी जो गलत हो, जो असंसदीय हो, जो किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाती हो। सिंपल लिखा हुआ था कि तमिलनाडु विल फाइट। इसमें कोई बुराई नहीं है, तमिलनाडु लड़ेगा, संघर्ष करेगा। डिलिमिटेशन फेयर करो, हर चीज फेयर करने की मांग हर सांसद करता है, हर पार्टी करती है, हर एक का उसका अधिकार है। फेयर डिलिमिटेशन, तमिलनाडु जीतेगा, हर आदमी कहता है कि वो जीतेगा। और किससे जीत रहा है? कोई लड़ाई नहीं हो रही, कोई झगड़ा नहीं हो रहा, सिद्धांत की लड़ाई है, इशू की लड़ाई है, उसमें जीतेगा। लेकिन उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सदन में कनिमोझी ने कोशिश करी इसको उठाने के लिए, डीएमके की सांसद है, लेकिन उन्हें सदन में नहीं उठाने दिया गया। कनिमोझी ने कहा कि ये 22 मार्च की हमारी जो मीटिंग है उससे डर गए हैं। और आपने अभी अखिलेश का सुनाया, अखिलेश ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सारे विपक्ष ने तमिलनाडु का समर्थन किया है। जो ये फेयर डिलिमिटेशन लिख रहे हैं, सब कह रहे हैं कि बिल्कुल सही डिमांड है उनकी कि डिलिमिटेशन तो फेयर होना ही चाहिए। सरकार क्यों नहीं कह देती है इस बात को कि फेयर डिलिमिटेशन होगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। दक्षिण के किसी राज्य की सीटें अनुपातिक रूप से कम नहीं होंगी। उनका कहना है कि आप ये तो कह देते हो कि आपकी सीटें कम नहीं होंगी, आपकी जो 26 है वो 26 ही रहेंगी, आपकी 14 है वो 14 ही रहेंगी, लेकिन आप ये नहीं कहते कि उत्तर प्रदेश की सीटें नहीं बढ़ेंगी, बिहार की सीटें नहीं बढ़ेंगी, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की सीटें नहीं बढ़ेंगी। अगर आपने इनकी सीटें बढ़ा दी और हमारी सीटें उतनी की उतनी रखी, या 2 और 1 और 4 कम कर दी, तो फिर हमारी आवाज कौन सुनेगा? बहुत गंभीर किस्म का मसला है ये। देखिए, भारत जो है संघ का राज्य है, विविधता में एकता का देश है। इसके राज्यों की आप जो अधिकार, शक्तियां, पहचान अगर खत्म कर देंगे तो देश में एक बड़ा संकट आ जाएगा। और आज जो थी सारी बात इसी की थी। और अब लग रहा है कि 4 अप्रैल तक ये संसद का सत्र है, बजट सत्र। तो आज विपक्ष को पूरी तरह यह लग रहा है कि अब संसद जो है सत्ता पक्ष नहीं चलने देगी। आमतौर पे ये होता है कि विपक्ष ऐसा करता है, लेकिन ये वाला विपक्ष तो ऐसा करता नहीं है। विपक्ष तो ऐसा करता था 2004 से लेकर 14 तक, संसद चलने ही नहीं दी 10 साल उन्होंने, उसकी आज कोई बात नहीं करता। आज जब बोल रही थी निर्मला सीतारमण
किसी ने कोई आवाज उठाई, कहीं देखिए क्या हो रहा है। अरे आप लोगों ने तो चलने नहीं दी 10 साल पूरी की पूरी संसद, और ये कहा सुषमा स्वराज ने, अरुण जेटली ने, कि ये तो हमारा अधिकार है, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है। तो अब ये जो लग रहा है कि इन्हें बजट पास कराना है, रेल बजट तो होता नहीं है, रेल बजट याद आ जाता है, रेल बजट ही खत्म कर दिया इन्होंने। तो बजट तो पास हो जाएगा जैसा कि इनका तरीका बन गया है, बिना चर्चा के पास करवाना, जी ध्वनिमत से पास हो जाएगा, उसमें तो कोई खास बात है नहीं। बाकी और कोई काम इनके पास है नहीं है। जो वक्फ बिल है वो शायद वो लाने वाले नहीं है, और इसी तरह इस मामले को ये खत्म कर देंगे। लेकिन एक बात ये लोग नहीं समझ रहे कि अगर ये तमिलनाडु में आग भड़केगी तो इसका नुकसान कितना होगा। जी, सीमावर्ती प्रदेश है, तमिल आंदोलन वहां बहुत लंबा चला है। लिट्टे का आंदोलन दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी आंदोलन माना गया है। राजीव गांधी ने अपनी जान दे के उसको शांत करवाया, आप उसको फिर से भड़का रहे हैं। डिलिमिटेशन एक इशू है, उसको शांत में अगर कोई इस तरह का प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, जो देश में शांति चाहता हो, तो 1 मिनट में कर देगा। सीधा आश्वासन देना है कि नहीं होगा कुछ भी। जो अनुपात आज है कि तमिलनाडु का और राजस्थान की सीटों का वही रहेगा, जो अनुपात आज है केरल की और मध्य प्रदेश की सीटों का वही रहेगा। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कोई। लेकिन वो ये चाह नहीं रहे हैं। जो विपक्ष वहां कह रहा है उसका कहना है कि इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी शेष भारत में जो है वो भावनाएं भड़काने की कोशिश करेगी, और ये बहुत ही गंभीर मामला हो जाएगा। तमिलों के खिलाफ अगर भावनाएं भड़काने की इन्होंने कोशिश करी, आज उसका पहला शब्द था अखिलेश यादव का कि मैं तमिलनाडु की जनता के साथ हूं। सब यही कह रहे हैं कि हम जनता के साथ है, पार्टी वार्टी छोड़िए आप। क्यों? क्योंकि सबको यही डर लग रहा है कि ये बीजेपी जो है जिस तरह की राजनीति करती है, जो 11 साल से कर रही है, नफरत फैलाने की, घृणा फैलाने की, एक से दूसरे को लड़ाने की, विभाजन की, तमिल के खिलाफ, तमिल लोगों के खिलाफ अगर इन्होंने, दक्षिण के लोगों के खिलाफ इन्होंने ये कर दिया तो फिर क्या होगा? बहुत बड़ा संकट आ जाएगा ये। जी, आपने अभी देखा कि किस तरह, कितनी सही बात जो है प्रियंका चतुर्वेदी ने कही है कि ये सरकार से हमको यही उम्मीद है कि ये किसी बात का जवाब नहीं देगी। जो उन्होंने गृह मंत्री का जिक्र किया, गृह मंत्री को जवाब देना था आज गोखले की बात पे, लेकिन वो जवाब नहीं देंगे, वो बात को नहीं बताएंगे, वो बात को टालेंगे और इशू बदल देंगे। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ अलग अलग इशू, लेकिन संसद के अंदर जो कुछ हुआ उसमें भी साकेत गोखले ने जो बातें कही और उसके बाद क्यों भड़क उठे अमित शाह, ये सब कुछ आप लोग जान चुके हैं। नहीं तो इस चर्चा में आगे हम बढ़ेंगे तो उस बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक तरफ संसद, दूसरी तरफ उधर किसानों के साथ जाति, और इन सब के बीच उत्तर से दक्षिण तक कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार फंसी हुई है, इन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, क्या कहेंगे इस पे? देखिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी की सरकार तो जितना फंसी है वो फंसी है। खुद नरेंद्र मोदी बड़े संकट में है, और 2 वजह से बहुत संकट में है। पहली वजह है आरएसएस। जैसा अभी आपने शुरुआत में बताया कि कल से आरएसएस की मीटिंग है। उनके 2 प्रमुख एजेंडा है सरकार को लेकर या मोदी जी को लेकर। एक कि मोदी का रिटायरमेंट 75 साल का जो नियम है वो किस पे लागू होता है, किस पे नहीं लागू होता है, उस पर पैरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है बीजेपी का प्रेसिडेंट कौन होगा। आरएसएस ने बहुत साफ कर दिया है कि रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट नहीं होगा। आरएसएस जेपी नड्डा को रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट मानती है, तो रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट नहीं होगा, ये आरएसएस ने बहुत साफ कह दिया है। और बीजेपी में अगर कोई शक्तिशाली प्रेसिडेंट आता है जैसा आरएसएस चाहती है, तो 2 खेमे हो जाएंगे, 2 सेंटर ऑफ पावर होंगे। एक बीजेपी का ताकतवर अध्यक्ष होगा और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह होंगे। ये 2 बिल्कुल विपरीत कैंप हो जाएंगे, जिसमें जाहिर सी बात है कि आरएसएस का सपोर्ट बीजेपी के प्रेसिडेंट के पास होगा।
अब नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और आरएसएस मोदी और अमित शाह को खुली छूट नहीं देना चाहते, ये है। अब इसको कैसे मोदी जी मैनेज करती है, हम देखना होगा। पहली बार 11 साल में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर जा रहे हैं 30 मार्च को, और उनकी मोहन भागवत से इन्हीं मुद्दों पर 1-on-1 बातचीत होनी है। अगर इसमें कोई समझौता नहीं होता है तो आरएसएस चाहेगी कि बीजेपी का जो अध्यक्ष हो वो वास्तविक अध्यक्ष हो, रबर स्टैंप ना हो। अब ये हमको देखना होगा कि 30 मार्च के बाद की पॉलिटिक्स क्या होती है। लेकिन आरएसएस ने अपनी मंशा बहुत साफ कर दी है, और आरएसएस ने बहुत पहले अपनी मंशा साफ कर दी थी। याद होगा आप लोगों को सबको कि आरएसएस ने कह दिया था कि कोई भगवान का अवतार नहीं होता। आरएसएस ने ये भी कह दिया कि जो 400 सीटों का जो दावा था वो एरोगेंस थी, इस अभिमान से बचना चाहिए। मोहन भागवत के शब्द हैं। तो तमाम तरीके से मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को घेर चुके हैं पहले ही, और इन सब पृष्ठभूमि के बीच पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वो जा रहे हैं वहां पे आरएसएस हेडक्वार्टर्स। नागपुर में अभी दंगे हो चुके हैं, और उस दंगे पे भी प्रशांत जी, उस दंगे पर भी आरएसएस का जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आरएसएस की तरफ से, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखिए उसने साफ साफ कहा है कि औरंगजेब अब आज की तारीख में प्रासंगिक नहीं है, यानी इस चैप्टर को भी क्लोज कीजिए। यहां पर भी बीजेपी, नरेंद्र मोदी और इस कुनबे के साथ आरएसएस दिखाई नहीं देता। और कौन औरंगजेब को बढ़ा रहा है? ये नरेंद्र मोदी का कुनबा ही बढ़ा रहा है। बिल्कुल। तो ये बड़ा स्पष्ट संकेत है कि आरएसएस की तरफ से। तो दूसरा ट्विटर की बात, दूसरा ट्रंप की बात। ट्रंप ने, राजीव जी, कल फिर एक इंटरव्यू दिया है अमेरिका के टीवी चैनल को, और फिर उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की है। ये उस वक्त बात की है जब मोदी सरकार की तरफ से पीयूष गोयल और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम बायलैटरल ट्रेड समझौता की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने कल उसको फिर खारिज कर दिया। उसने कहा जितना ट्रंप लगाएगा भारत टैरिफ उतना ही हम भी लगाएंगे। ये 5वीं-6ठी बार ट्रंप ने मोदी साहब को पर्सनली ह्यूमिलेट करते हुए ये बात कही है। तो इससे लगता है कि आपका जो इंटरनेशनल ग्रिप है डिप्लोमेसी में वो कमजोर पड़ी है। देखिए, ट्रंप पूरी दुनिया के में टैरिफ लगा रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग उसको उसके प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं। केवल एक नरेंद्र मोदी अपवाद हैं जो पीछे हट रहे हैं, और ट्रंप लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। वहां अमेरिकन एक विस्कीपर और उनकी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर ड्यूटी पहले ही कम कर दी गई है। बाकी ड्यूटीज कम होंगी, जिसमें बड़ा फर्क हमारे कृषि क्षेत्र में आएगा, किसानों पे आएगा, बड़ा फर्क हमारे फार्मास्यूटिकल पे आएगा। अमेरिका में, जैसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अमेरिका में अगर 10 प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं, 10 में से 4 उसमें भारतीय दवाइयां होती हैं। तो बड़ा जो नुकसान होगा वो भारत की दवा कंपनियों को होने जा रहा है। तो ट्रंप ने और आरएसएस ने, ये 2 बड़ी परेशानी नरेंद्र मोदी की है। उसी से जुड़ी हुई परेशानी ट्विटर की है, ट्विटर या एक्स जो एलन मस्क का है। अब उसने हाई कोर्ट में, कर्नाटका हाई कोर्ट में मुकदमा किया है, जैसा आपने बताया कि सेक्शन 79(3)(b जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसके लिए उन्होंने क्या किया है, एक पोर्टल बनाया, सहयोग पोर्टल। ये गृह मंत्रालय का पोर्टल है। इससे किसके जरिए पुलिस को बड़ा अधिकार है कि किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पे जाकर वो उसको अगर टेक डाउन नहीं करती है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म हो। इस वक्त इनको दिक्कत उसका जो एआई वर्जन आया है पिछले सप्ताह से, ग्रोक ने इनकी नींद उड़ा रखी है जी। सारा इनका जो एजेंडा है उसको फ्लॉप कर दिया है। तो ये तमाम वजह से मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो है
वो व्यक्तिगत तौर पर परेशानी पे है। बीजेपी ये सरकार तो अपनी एक जगह है, उनकी व्यक्तिगत पर्सनालिटी, व्यक्तिगत उनका जो ओहदा है, व्यक्तिगत उनका जो प्रतिष्ठा है, उन सब पे आंच इस वक्त है। और वो चाहे वो तमिलनाडु का मामला हो, चाहे वो ट्रंप का मामला हो, चाहे वो आरएसएस का अध्यक्ष का मामला हो कि रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट नहीं चलेगा, ये सारे मामले जो है वो मोदी जी की तरफ जा रहे हैं। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ, एक तरफ आरएसएस, दूसरी तरफ ट्रंप का मामला, एलन मस्क का मामला, ये सारे मामले, उन सारे मामलों पे देखिए तो कहीं ना कहीं घिरी हुई सरकार नज़र आती है। लेकिन जो कुछ हो रहा है इससे इतर जो आरएसएस का मामला है बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना। यहाँ पर प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूँ, ज़रा आपसे समझूँ कि ये 11 साल में पहली बार 1-to-1 बैठक होने जा रही है नरेंद्र मोदी की और मोहन भागवत की। लेकिन उससे पहले जो ये 3 दिनों की बैठक है 21, 22 और 23 को बेंगलुरु में आरएसएस की, उस बैठक से भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि उसमें भी बहुत सारे फैसले लिए जाने हैं, जिसमें अभी अपनी बात रख रहे थे प्रशांत टंडन जी। आप क्या कहेंगे इस पे? और सबसे बड़ी चीज़ कि अब चूंकि आरएसएस भी अपनी छवि को थोड़ा सुधारना या दिख रहा है, क्योंकि नागपुर में जो घटना घटी है उस घटना के बाद से तो साफ समझ में आ रहा है कि आरएसएस अभी, कल को क्या होगा नहीं पता, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी का या नरेंद्र मोदी का साथ देता हुआ आरएसएस दिखाई नहीं देता। और औरंगजेब के मामले को जिस कदर आरएसएस ने दबाने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उसके बाद तो ये बात और मुखर होकर कही जा सकती है। इसलिए आपका इस पे क्या कहना है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, ये आरएसएस का इतिहास है। एक बात को कहना, फिर उसे पलट जाना, फिर तीसरी बात कहना। गांधी जी के हत्या के मामले में भी आरएसएस ने मिठाइयां बांटी और फिर मुकर गया कि उसका कोई रोल नहीं, नाथूराम गॉडसे से उसका कोई संबंध नहीं था जी। प्रतिबंध लगा तो सरदार पटेल के सामने घुटने टेक करके बोला कि हम कभी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, फिर वही किया। फिर जब जनसंघ के जमाने में जनता पार्टी की सरकार बनी तो कैसे उसने अपने लोगों को अंदर सेट किया, दूर रख के। ये सारा खेल जो आरएसएस खेलता रहा है वो बार बार अपनी कैचुली उतारता है, फिर से नया रूप लेता है, लेकिन जहर उसका कभी कम नहीं होता है। इस बात को इस देश के लोगों को बखूबी समझना होगा। आरएसएस कब क्या बोलता है इस पर आप भ्रमित कतई मत होइए। मोहन भागवत कुछ बोलेंगे, दत्तात्रेय होसबोले कुछ बोलेंगे, सुनील आंबेडकर कुछ बोलेंगे, लेकिन सारा खेल जो हो रहा है वो हिंदू राष्ट्र के लिए हो रहा है। सारा खेल संविधान को ताक पर रखने के लिए हो रहा है। सारा खेल सत्ता में बने रहने के लिए हो रहा है। और सत्ता में बने रहना, वो पूरा जो सांस्कृतिक वर्चस्व है, वो जो आर्थिक जो वर्चस्व है, उसको बनाए रखने की साजिश लगातार की जा रही है। जिस संविधान ने और डॉक्टर अंबेडकर के विचार ने, गांधी और नेहरू के प्रयास में लोकतंत्र को जो बनाया और असमानताओं को दूर करने का जो प्रयास किया, मनुष्य को जो अधिकार दिए, उसे इंसान होने का अधिकार मिला। और तकरीबन 50 से 60 साल में जहां देश की राजनीति नहीं, जहां समाज जा रहा था, धीरे धीरे पावर स्ट्रक्चर जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था, देश समानता की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन उसको यू टर्न दे दिया गया नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा। और लगातार संघ वही काम कर रहा है। आज औरंगजेब पर ये क्या बोले हैं, कल क्या बोलेंगे। बाबर पर भी वही कहे थे, जाति व्यवस्था पर क्या बोलते हैं, फिर क्या बोलेंगे। उसके 100 मुख हैं, कोई संगठन कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। इसलिए मुझे तो कम से कम कोई एतबार नहीं है कि आरएसएस जो बोलता है वही उसका मतलब होता है या कुछ और होता है। वो अपना काम कर रहा है। समझना है इस देश के लोगों को, जहां गड़बड़ी दिखाई पड़ती है उनको लगता है कि कहीं बैकफायर कर रहा है तो पीछे हट जाइए। देवेंद्र फडणवीस कौन है?
जो दो तीन बार औरंगजेब पर बयान देते हैं। योगी आदित्यनाथ कौन है? आरएसएस से बाहर है क्या? नरेंद्र मोदी मान लेते हम इसलिए खामोश थे। ये सारे के सारे वही लोग हैं, उनका खाद पानी वैचारिक ऊर्जा सब वहीं से मिलती है। उनका एक ही काम है कि देश को सांप्रदायिक विभाजन में इस कदर ठेल दिया जाए कि लोग अपने आप कमजोर हो जाएं। और ये क्या है, मैं आपके यहां एक बार पहले भी कह चुका हूं कि जो मेहनत का समाज है, जिसने इज्जत के साथ अपने सम्मान को बचा करके रोटी कमाई थी, उसे 5 किलो राशन पर लाकर के खड़ा कर दिया गया। कोई रोजगार नहीं है उसके पास, उसका स्वाभिमान उसका सम्मान खत्म किया जा रहा है। उसके बच्चों की शिक्षा से लेकर के और बुजुर्गों के स्वास्थ्य तक भविष्य खत्म किया जा रहा, सपने खत्म किए जा रहे। जिस समाज और देश में सपने मर जाते हैं, वो समाज कहां जाता है, वो देश कहां जाता है, ये आपको और हमको सबको पता है। इस देश के वो लोग भी जो सुन रहे हैं इस बात को, वो भी समझ रहे हो कि सबसे बुरा होता है हमारे सपनों का मर जाना। और वहां पर मोदी और आरएसएस ने इस देश के लोगों को, नौजवानों को पहुंचा दिया है। नौजवानों में विचलन है, भटकाव है। जो भी विरोध में खड़ा होता है अपने अधिकारों के लिए, उसको यूं ही बाहर कर दिया जाता है, उसके आंदोलन को खत्म कर दिया जाता है। वो यहां से लेकर के पंजाब तक दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो बिल्कुल एतबार नहीं है कि आरएसएस जो कह रहा है औरंगजेब के मामले पर, अब वो क्या करेंगे। इधर जो अभी प्रशांत जी ने बात की कि जो एलन मस्क का एआई वर्जन आया है, उसने नाक में दम कर रखा है। आप पूछिए भर तो क्या जवाब मिलता है। और उन जवाबों ने आरएसएस के अब पूरे इतिहास को खंगाल करके रख दिया है कि ये वो संगठन है जिसने 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। 3 लोगों ने तिरंगा फहराया तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कर की, जेल गए, 3 दिन के बाद जमानत हुई। ये वही संगठन है। तो ये जो हालात इस समय देश में है, मैं समझता हूं उसका सबसे बड़ा जो गुनहगार है वो आरएसएस है। और आरएसएस के ही ये सब निकले हुए हैं, चाहे मोदी हो, चाहे शाह हो, चाहे कोई और दूसरे तीसरे। उनकी वैचारिकी वही है। हाँ, ये जरूर है कि अभी दिख रहा है कि मोदी और मोहन भागवत के बीच या आरएसएस में आपस में टकराव, लेकिन वो सिर्फ संतुलन के लिए है। और मैं इस बात पर अभी भरोसा नहीं कर पा रहा हूं कि कभी ऐसा होगा कि साहब इतना टकराव हो जाएगा कि कहीं बट जाए। शिवराज सिंह चौहान 2 मिनट के भीतर मुख्यमंत्रीशिप चली गई, उसके बाद आ गए दिल्ली। वो चू नहीं की। कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया की क्या हालत हुई। तो ये वो अब मोदी को अगर रिटायरमेंट करना चाहेगी आरएसएस, तो मुझे लगता है कि वो देर सवेर स्वीकार करेंगे। या जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, उनकी योजना होगी राष्ट्रपति बनने की, क्योंकि मोदी जी को वो रिकॉर्ड बनाने में बड़ा मजा आता है। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति भी हो, वो रिकॉर्ड बनाने की कोशिश होगी। लेकिन इस देश के लोगों को कुछ नहीं मिलने जा रहा है। उनको गरीबी मिलेगी, जेहालत मिलेगी, बेरोजगारी मिलेगी, नफरत मिलेगी, विभाजन मिलेगा, हिंसा मिलेगी और गर्दो गुबार अंधकार मिलेगा। उम्मीद जो उस सूरज की है, उस उजाले की है, लगता है कि उसके थोड़ा सा वक्त अभी और चाहिए। इस देश के लोगों की आंखें खुलने के लिए उस उजाले की जरूरत है। और जरूरत उन पॉलिटिकल पार्टीज की भी है जो खुल करके सब कुछ अपना दांव पर लगा करके, वैसे भी कुछ है नहीं उनके पास, हारने के लिए क्या है, खोने के लिए क्या है। इस देश के लोगों की जो बेड़ियां हैं उनको आजाद कराने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं। उसके लिए तैयार और तत्पर होकर के विपक्ष को आ जाना चाहिए मैदान में। अभी आर पार की लड़ाई है। आरएसएस का ये 100वां साल है और मुझे लगता है कि यही साल वो डिसाइड करने जा रहा है कि ये देश संविधान से चलेगा या फिर संविधान को खत्म करके आरएसएस के मंसूबे पूरे हों। राजीव जी,
एक चर्चा आपने अभी छेड़ी कि नरेंद्र मोदी सर्वोच्च पद पे यानी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। ये चर्चा भी काफ़ी चल रही है। आज की तारीख में जो संवैधानिक पद उसमें भी राष्ट्रपति का पद है वो तो कैसा है आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एक भाषण भी पढ़ना है तो वो कहाँ से आता है। तो ऐसे पद को क्यों स्वीकार करेंगे नरेंद्र मोदी? ये चर्चा भी होनी चाहिए हम लोगों के बीच। जब ये चर्चा छिड़ी है तो ज़रा क्योंकि अगर जिस ढंग से आज की तारीख में अपने यहाँ राष्ट्रपति का पद है, एक प्रधानमंत्री जो सर्वे सर्वा है, जहाँ चाहता है वहाँ जाता है, मणिपुर जो है वो जल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो देश में, कुछ ऐसे मसले हों जिस पे नरेंद्र मोदी को कम से कम कुछ नहीं तो एक सोशल मीडिया के ज़रिए अपना पैगाम, एक मैसेज कंडोलेंस का देना चाहिए, वो भी नहीं देते हैं। जब वो कुंभ पे बात करने आते हैं संसद के अंदर तो भगदड़ हुई और उसमें इतने लोग मारे गए, उस पे भी 2 शब्द नहीं कहते हैं, संवेदना के एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। तो वो आपको लगता है क्या कि वो राष्ट्रपति का पद चाहेंगे? मेरा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूँ और आप लोगों से समझना चाहता हूँ। कई सारे हमारे साथी ये सवाल करते हैं कि अब नरेंद्र मोदी को अगर प्रधानमंत्री पद से हटाया जाएगा तो वो राष्ट्रपति बनना चाहेंगे। क्यों बनना चाहेंगे? जो प्रधानमंत्री बनेगा, अगर योगी बने, फडणवीस बने या ABC कोई भी बने, पहली बात तो ये है कि ये लोग भी कैसे बनेंगे? अगर क्या चंद्रबाबू नायडू तब सपोर्ट करेंगे योगी आदित्यनाथ को? क्या नीतीश कुमार सपोर्ट करेंगे देवेंद्र फडणवीस जैसे किसी और को? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस कुर्सी को छोड़ के उस कुर्सी पर बैठेंगे तो उनको फायदा क्या होगा? ये भी एक सवाल है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजीव जी, नरेंद्र मोदी अगर राष्ट्रपति की कुर्सी पर जाना चाहेंगे तो इस हाल में तो नहीं जाना चाहेंगे जिस हाल में वर्तमान में राष्ट्रपति के अधिकार। वो चाहेंगे कि देश की पूरी व्यवस्था में तब्दीली हो जाए और राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव पावर से लेस हो जाए। उसके बिना वो राष्ट्रपति बनने की कोशिश नहीं करेंगे, ये बात तो तय मानिए। अब ये बात और है कि बीजेपी, विपक्ष और पूरे देश की जनता उन्हें किसी भी पद पर नहीं रहने दे, ये बात और है। लेकिन वो इस तरह के राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे, निश्चित नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला, जैसे प्रधानमंत्री का पद संभाला और जिस तरीके से अभी भी सरकार चला रहे हैं, वो बड़ा विरोधाभासों से युक्त है। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी के सामने राष्ट्रीय चुनौतियां हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक असमानता है, किसान आंदोलन, कृषि कानून, मानव अधिकार के मामले, ED वगैरह के दुरुपयोग के मामले, कितने मामले हैं। फिर सामाजिक ध्रुवीकरण की समस्या अलग आ गई है, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं। इतने विवादों के बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे देखें तो चीन से सीमा विवाद चल रहा है। एलॉन मस्क की कंपनी ने अलग एक कोर्ट में केस कर दिया है और एलॉन मस्क से वो कभी भी दुश्मनी लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि एलॉन मस्क तो अमेरिका के अडानी है। तो अमेरिका, जो व्यक्ति भारत के अडानी से दुश्मनी नहीं ले सकता, दुश्मनी की तो बात ही नहीं है, जो प्रधानमंत्री भारत के अडानी के खिलाफ फैसला नहीं ले सकता, वो राष्ट्रपति ट्रंप के अडानी यानी एलॉन मस्क के खिलाफ कैसे कुछ बोलेंगे? तो ये चिंता उनके सामने है। फिर दूसरी चिंता उनके सामने है कि बीजेपी का क्या होगा। बीजेपी का अध्यक्ष का पद कब से एक्सटेंडेड भी कब से खत्म हो गया, जनवरी से खत्म हो, और फिर चुनाव था 2024 में, तो फिर उसे बढ़ा दिया गया, फिर उसे विस्तार दिया गया। तो अब कौन अध्यक्ष बनेगा? क्योंकि जो अध्यक्ष बनेगा उसके सामने तनाव ही तनाव है। पार्टी को एक बनाए रखना है, क्योंकि पार्टी जिस तरह बिखर रही, जिस तरह दक्षिण और पूर्वी भारत में विस्तार करना चाहती है, बीजेपी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। विधानसभा में अब बिहार में 2025 में चुनाव है, 2026 में बंगाल में है, 2027 में यूपी में है। तो इतने चुनाव हैं और फिर विपक्षी संगठन इंडिया तेजी से मजबूत हो रहा है, और फिर मोदी और शाह एक साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, और उन दोनों की जोड़ी का आरएसएस से तालमेल रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी बड़ी समस्या है। तो इतनी समस्याओं से जब प्रधानमंत्री घिरे हों तो वो क्या करेंगे? उधर ट्रंप के कारण टैरिफ का मुद्दा है, व्यक्तिगत शैली उनकी अलग है। मोदी जी 2 घंटे 17 मिनट
अमेरिकन पॉडकास्टर से बातचीत करते हैं, ट्रंप की जय जयकार करते हैं। और ये तो कहना ठीक नहीं कि मोदी जी को जलील कर रहे हैं ट्रंप या एलन मस्क, लेकिन ये बात जरूर है कि मोदी जी की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसका असर भारत की जनता पर भी पड़ रहा है। अब 30 मार्च को जब वो जाने वाले, 30 मार्च को हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है और इस नववर्ष के मौके पे वे संघ बड़ा आयोजन करता है, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री नागपुर में बीजेपी आरएसएस के मुख्यालय में जा रहे। हालांकि मोहन भागवत से उनकी मुलाकात हुई थी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर, लेकिन तब कोई बातचीत हुई होगी कह नहीं सकते, या उस वार्तालाप को आप धार्मिक वार्तालाप कह सकते या गोपनीय वार्तालाप कह सकते। लेकिन अब जो जाएंगे कहेंगे तो कुछ भी उसके बारे में नहीं, लेकिन क्या होगा ये पता नहीं। अब बहाना तो कुछ चाहिए था नागपुर जाने के लिए, तो माधव नेत्रालय का शिलान्यास करेंगे, आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, दीक्षा भूमि का दौरा करेंगे और ये सब करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आरएसएस नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह की नीति को मानने के लिए तैयार है? क्या आरएसएस के लोग मान जाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? क्या औरंगाबाद में जो हिंसा की घटना, नागपुर में जो हिंसा की घटनाएं हुई है, उस नागपुर में जो आरएसएस का मुख्यालय है उसके बारे में कितने विचलित हैं? क्या इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं? क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को हटाने का फैसला कर सकती है बीजेपी? तो तमाम मामले, ये इतने सारी लंबी फहरिस्त राजीव जी मैंने बोली, इस पे मुझे कहीं भी आशा की कोई किरण नजर नहीं आती। और आज जिस तरह से संसद में हुआ, जिस तरह से लोकसभा में कि आप नारे लिखे हुए टी शर्ट पहनकर आए हैं, ये नारे लिखे हुए टी शर्ट पहन के आना गलत है, आपको तो प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। तो भाई ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है, ये मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन इस तरह की बात है। तो फिलहाल मुझे ये लगता है राजीव जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाइम बोरो करना चाहते हैं देश की जनता से, आरएसएस से, बीजेपी के नेताओं से, और वे चाहते हैं कि अगर समस्याओं का कोई हल निकल जाए या लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाए तो वो उसका फायदा उठा ले। राष्ट्रपति बनने की तो वे शायद नहीं सोचते होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति सत्ता के लिए इतना बेचैन रहता हो, चाहे वो मुख्यमंत्री रहता हो, चाहे प्रधानमंत्री रहता हो, और सारी सत्ता को जो व्यक्ति अपने आसपास केंद्रित रखना चाहता हो, तो इस दशा में भारत के संविधान में वर्तमान में राष्ट्रपति की जो व्यवस्था है, राष्ट्रपति के जो अधिकार, कर्तव्य और ड्यूटीज हैं, जो उनका कार्यकारी ओहदा है, उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी ऐसा कोई ख्वाब देखते होंगे फिलहाल। लेकिन वो उसमें आमूलचूल परिवर्तन करेंगे संविधान में, उसके बाद ही वो राष्ट्रपति बनना चाहेंगे। ऐसे बनने की इच्छा तो उनकी शायद नहीं ही होगी। राजीव जी। जी बिल्कुल, बिना आमूलचूल परिवर्तन के राष्ट्रपति पद पे वो विराजमान होना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, उस पर अभी और आते हैं हम। पहले अमलेंदु जी आपसे भी समझना चाहता हूं कि एक तरफ आरएसएस की बैठक कल से हो रही है, परसों उधर दक्षिण भारत में बैठक हो रही है डिलिमिटेशन को लेके, इधर संसद में जो चल रहा है ये हम लोग देख रहे हैं, साथ साथ नरेंद्र मोदी को लेकर भी बहुत कुछ बातें चल रही हैं, और एक अलग अलग दिशा में इस वक्त, भले बाद में दोनों एक हो जाएं, लेकिन इस वक्त उसमें भी जो नागपुर की घटना है उसमें अलग अलग दिशा में दिखाई दिए। बीजेपी के लोग अलग दिखाई दे रहे हैं, आरएसएस के लोग अलग दिखाई दे रहे हैं, बीएचपी और बजरंग दल के लोगों का ही किया धरा है पूरा, वो तो हम लोगों ने देख लिया। क्या कहेंगे इस मसले पे? और सबसे बड़ी चीज़ कि क्या यहाँ पर नरेंद्र, और चौथा जो है वो बाहर से है, एलोन मस्क की बात हम कर रहे हैं लगातार, एलोन मस्क को लेकर या एलोन मस्क के साथी जिनके साथ 3.25 घंटे का पॉडकास्ट किए नरेंद्र मोदी, साथी इसलिए कह रहा हूं कि वो है उनका साथी, उसके ज़रिए कहीं ना कहीं ट्रंप को साधने की कोशिश भी कही जा रही है नरेंद्र मोदी ने की कि एक प्रधानमंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री कितना बिजी होता है, वो 3.25 घंटे तक पॉडकास्ट कर रहा है किसी विदेशी, वो भी CNN या फॉक्स या BBC के साथ नहीं, किसी और के साथ, पॉडकास्टर के साथ। तो समझ सकते हैं कि यहाँ क्या है, इसका निहितार्थ क्या है।
ज़रा आपसे समझूं कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में क्या सचमुच ऐसा लगता है कि इस पद से अगर हटाया जाता है उनको तो राष्ट्रपति पद पे बैठना चाहेंगे वो? सवाल तो राजीव जी ये है कि मोदी जी को हटाएगा कौन? मोहन भागवत हटाएंगे, सत्ता से हौसबोले हटाएंगे, इंद्रेश कुमार हटाएंगे कि भैया जी जोशी हटाएंगे, या मोदी जी सबको हटा देंगे? मोदी जी फिलहाल तो इतने ताकतवर हैं कि भले ही आरएसएस नाम की संस्था को ना हटा सकें, लेकिन मोहन भागवत से लेके इंद्रेश कुमार तक के सबके इंतजाम कर सकते हैं। इतने ताकतवर मोदी जी दिखाई पड़ते हैं। दूसरा राजीव जी, कॉर्पोरेट्स जो है वो मोदी जी के साथ हैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि उनका साथ छोड़ दिया हो। तो आरएसएस को जो मलाई लड्डू खाने को मिल रहे हैं वो मोदी जी की वजह से मिल रहे हैं, आरएसएस की वजह से मोदी जी को ये लड्डू नहीं मिल रहे हैं खाने को। तो आरएसएस कैसे हटा पाएगा? हाँ, लेकिन अगर आरएसएस चाह लेगा कि मोदी जी सब दो हाथ करने हैं, केवल एक व्यक्ति नहीं उसमें कोई, पूरा आरएसएस अगर ये चाह लेगा कि अब मोदी जी को ठीक करना है तो आरएसएस को ठीक कर देगा, जैसे उसने बलराज मधुप से लेकर और लालकृष्ण आडवाणी तक को ठीक किया है पहले भी। तब मोदी जी को कर सकता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति कोई बनती है तब ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी, क्योंकि मोदी जी अभी फिलहाल किसी भी हाल में हटना नहीं चाहेंगे प्रधानमंत्री के पद से। या तो जनता ही हटा दे, मध्यावधि चुनाव हो जाए, उसमें हार जाए, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये सब लोग हाथ पीछे खींच लें, तब सरकार गिर जाए, तो वो तो अब परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर कोई ऐसी चीज अभी हो जाएगी, मुझे लगता है कि अभी शायद ये थोड़ा जल्दबाजी होगा। आरएसएस भी अभी इस तरह की कोई नहीं करना चाहेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर चाहेगा आरएसएस की अब उसकी पकड़ जो है वो बीजेपी पर मजबूत हो, और जैसे पहले उसकी हुआ करती थी, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद आरएसएस की पकड़ बीजेपी पर कमजोर हुई है। जिस तरीके से तमाम दूसरे तरह से लोग लेकर आए जाते रहे, गैर कच्चा बनियान वाले जो है वो तमाम जगहों पर बनाए जाते रहे, संगठन मंत्री जो होता है उसकी भी अब कोई पूछ नहीं रही, क्योंकि जब अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है उनकी कोई पूछ नहीं है तो संगठन मंत्री की कहां से कुछ पूछ होगी। तो ये भी तो आरएसएस अब ये तो चाहता है कि उसका होल्ड बढ़े, आरएसएस की पकड़ बढ़े बीजेपी पे। मोदी जी के अलावा आरएसएस भी बहुत सी चीजें तय करे ये वो चाहता है, लेकिन अभी इस स्थिति में मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि मोदी जी से सीधी सीधी टक्कर आरएसएस ले सके, और मोदी जी भी नहीं चाहते शायद कि आरएसएस से सीधी सीधी कोई टक्कर लें। तो बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिशें होंगी, और हो सकता है कि ये जो बैठक हो रही है ये कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो कि भाई संघर्ष मत करो, क्योंकि संघर्ष में फिर दोनों को नुकसान होगा, मोदी जी को भी और आरएसएस को भी नुकसान होगा। तो हो सकता है मोदी जी शायद ये संदेश देने के लिए वहां जा रहे हैं। तो अब ये तो उनके अंदरूनी चीजें राजीव जी, चूंकि ये बहुत षड्यंत्रकारी लोग हैं और ये एक दूसरे के खिलाफ जमकर षड्यंत्र करते रहते हैं। दीनदयाल उपाध्याय से लेकर अटल जी तक, और अटल जी से लेकर आडवाणी तक कितने षड्यंत्र हुए हैं। भैया जी जोशी की अभी हम लोगों ने बातें सुनी थी, उन्होंने क्या कह दिया महाराष्ट्र में, बहुत सारी चीजें। आपकी आवाज कट रही है। तो ये एक दूसरे के खिलाफ राजीव जी करते रहते हैं, तो निश्चित तौर पे ये करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन ऐसी स्थिति कोई अभी नहीं लगता कि फिलहाल कोई तैयार हो रही हो कि मोदी जी हटाए जा रहे हो, अभी कम से कम नहीं है। ये कार्यकाल मोदी जी जब तक सरकार चलती है तब तक पूरा करेंगे। और जैसा कि प्रकाश जी ने कहा कि भाई इससे जो एग्जीक्यूटिव स्थिति है राष्ट्रपति की, इसमें वो नहीं जाना चाहेंगे। तो जो राजीव जी संविधान बदलने की बात असल में चल रही थी ना, तो हो सकता है कि उसके पीछे यह मंशा रही हो कि संविधान बदला जाए, राष्ट्रपति अमेरिका की तरीके से जिस तरीके से होता है उस तरीके की प्रणाली यहाँ की जाए, उसके बाद में मोदी जी राष्ट्रपति बन जाए, और उसके बाद में पुतिन या शी जिनपिंग की तरीके से वो हो जाए। तो ये संविधान बदलने की चीजें होती, वो उसके पीछे ये मंशा रही होगी। तब मोदी जी जरूर चाहते रहेंगे कि राष्ट्रपति बन जाया जाए और शी जिनपिंग और पुतिन की तरीके से इस देश पर शासन किया जाए। लेकिन वो सपना चकनाचूर हो गया लोकसभा चुनाव में 4 जून 2024 को राजीव जी। तो वो सपना तो खैर फिलहाल पूरा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब तक कि अगला लोकसभा चुनाव ना हो जाए, उसमें जीत कर ना आ जाए, 400 पार ना हो जाए, तब तक वो सपना तो दिखाई नहीं पड़ता है। तो बहुत सी चीजें राजीव जी अंतर विरोध है आरएसएस और बीजेपी के, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि आरएसएस 100 तरीके से बोलता है, और जो करता है वो कोई नहीं जानता है कि आरएसएस करता क्या है। तो ये जो उनके मुखौटे हैं, सुनील अंबेडकर कुछ कहेंगे, मोहन भागवत कुछ कहेंगे। अब बताइए देवेंद्र फडणवीस जो है राजीव जी, वो भी तो आरएसएस का ही चेहरा है। अब वो बता रहे हैं अपने मंत्रियों को कि राजधर्म का पालन करो। अब बताइए, अभी तक राजधर्म की बात जो थी मोदी जी ने तो कही नहीं देवेंद्र फडणवीस से कि राजधर्म का पालन करो, और मोदी जी से कौन कहे कि राजधर्म का पालन करो? संसद में नहीं आते हो, महाकुंभ पर बोलकर निकल जाते हो, तो ये तो राजधर्म का पालन नहीं है। मणिपुर पर चर्चा नहीं करते हो, मणिपुर नहीं जाते हो, तो ये तो राजधर्म का पालन नहीं है। तो मोदी जी को कौन कहा राजधर्म का पालन करो? तो बहुत सारी चीजें इनके अंदर चल रही है। निश्चित तौर पर संघर्ष बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी में,
और हो सकता है कि मोदी जी के खिलाफ कुछ लोग भी थोड़ा मुखर हो रहे हो, तो आरएसएस सोचता हो कि इस बहाने मोदी जी को निपटाया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारी चीजें इनके अंदर हैं, संघर्ष है, और अभी जो है ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है। हो सकता है कि कोई बीच का प्लान निकाला गया हो कि आरएसएस और मोदी जी के बीच में कोई पैचअप हो जाए, संघर्ष रुक जाए, तो इसलिए मोदी जी अब जा रहे हैं। जी शकील जी, क्या कहेंगे आप? और जो संसद के अंदर चल रहा है उस पे थोड़ी सी और प्रतिक्रिया चाहूँगा आपसे। आखिर क्यों संसद चलने नहीं दिया जा रहा है और उसमें भी सत्ता पक्ष क्यों भाग रहा है? देखिए, सत्ता पक्ष आमतौर पे कभी नहीं चाहता कि पार्लियामेंट चले। पार्लियामेंट कोई टाइम था कि साल में 100 दिन चलती थी, अब वो कम होते होते 2 महीने भी नहीं रह गई है। और उसमें भी जो कार्य दिवस है, जिसे कहते हैं वर्किंग आवर्स, वो लगातार कम होते जा रहे हैं। चलती हुई पार्लियामेंट विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार होती है। क्वेश्चन आवर, जिसमें सांसद सब सवाल पूछते हैं, 0 आवर, जिसमें किसी भी सवाल पे सांसद बोल सकता है। तो सरकार ये, और खासतौर से मोदी जी की सरकार तो कभी चाहती नहीं है। विधानसभाओं का आपने हाल देख लिया कि विधानसभाएं पहले कितनी चलती थी, मगर पिछले कुछ दिनों में आप देखिए, पिछले कुछ सालों में, कि विधानसभा 1 दिन 2 दिन, बजट हुआ खत्म। तो ये तो डेमोक्रेसी को मारने का एक बड़ा तरीका है कि आप संसद को, विधानसभाओं को चलने न दें। तो इसलिए ये तो मोदी जी को बहुत सूट कर रहा है। जैसा आपने बताया कि अभी 2-3 हफ्ते पड़े हुए हैं सत्र खत्म होने में, लेकिन अभी से ये कहा जा रहा है कि सत्र को सरकार चलने नहीं देगी। पूरा जब से मोदी जी आए हैं तब से यही होता है कि व्यवधान है वो सत्ता पक्ष की तरफ से पेश किया जाता है। और जो आप गोखले जी की बात कर रहे हैं, तो गोखले ने क्या कहा था? गोखले ने सीबीआई की बात करी थी, तो तकनीकी बात करने लगे अमित शाह जी कि गृह मंत्रालय के मुद्दे पर चर्चा हो रही है और सीबीआई उसमें नहीं आता। ये कौन सी बात हुई? औरंगजेब आता है, बात वर्तमान भारत में हो रही है, 300 साल पुराना औरंगजेब आता है। ये कोई सवाल नहीं होता कि आप जो कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। गोखले ने बड़ी अच्छी बात कही, और जो कहा उस पर पता नहीं बहस हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अमित शाह ने कहा कि मैं किसी की कृपा पे नहीं आया हूं राज्यसभा में। इसका मतलब कि राज्यसभा वाले किसी की कृपा पर आते हैं, मैं चुनाव जीत के आया हूं। बहुत खतरनाक टिप्पणी है वो। इसको कितना पकड़ पाए हैं, कितना नहीं पकड़ पाए हैं, वो मुश्किल है कहना विपक्ष के लिए, लेकिन बहुत खतरनाक टिप्पणी है। जी बिल्कुल, कि आप जो है वो कृपा पर आए हैं और मैं कृपा पे नहीं आया। और फिर आपको मालूम है गोखले ने क्या जिक्र कर दिया? उन्होंने जेल जाने का जिक्र कर दिया कि आप साबरमती जेल में थे। तो ये बहुत गंभीर मामला था। लेकिन सवाल इसमें शुरू हुआ सबसे बड़ा कि भाई सीबीआई पे बात क्यों नहीं हो सकती? वो सीबीआई थी जिसकी वजह से आपने एक डॉक्टर का केस जो है वो उसको दिया था और पूरा तमाशा किया था कि गैंग रेप है, ऐसा है। सीबीआई ने क्या किया? एक आदमी था, सीबीआई ने क्या किया कि उसको आजीवन कारावास की सजा मिली खाली। और मामला आपने कितना बड़ा दिया था, लग रहा था कि सरकार आप खत्म कर देंगे। और इसी से जुड़ी दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति जी से आपने कहलवा दिया कि मैं डरी हुई हूं। आज राष्ट्रपति जी कहां हैं? हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करती हैं, राष्ट्रपति करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रामनारायण मिश्रा ने जो कहा है, उन शब्दों को तो हम यहां दोहरा नहीं सकते। जो उसने एक लड़की के लिए कहा है कि लड़की के साथ ऐसा 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 हुआ, मगर ये रेप करने की कोशिश भी नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका था कि सिर्फ नियत ही पर्याप्त है, छूना ही पर्याप्त है। और निर्भया केस में ये सारे कानून बदले गए थे। लेकिन एक जज ने जिस भाषा का प्रयोग किया, जिन शब्दों के साथ कहा, जज को चलिए छोड़िए आप एक तरफ, माननीय राष्ट्रपति जी आप कहां हैं? अब आपको डर नहीं लगा? अब आपकी टिप्पणी कहां है? मणिपुर पे आप बोली नहीं। दुनिया का सबसे विभत्स कांड था वो, महिलाओं के साथ घटिया हरकत करते हुए, निर्वस्त्र जुलूस निकालते हुए। न मोदी जी बोले, न राष्ट्रपति जी बोले। तो लोग कहते हैं, तमाम सवाल होते हैं, ये जो रामनारायण मिश्रा जी जो कह रहे हैं हाई कोर्ट के जज साहब,
या इससे पहले जो शेखर यादव ने कहा था, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही जज हैं जी। तो ये जो हिम्मत आती है, ये जो मानसिकता बनती है, ये इसीलिए आती है कि सारा माहौल ही ऐसा है। जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सिलेक्टिव मामले उठाते हैं महिलाओं को लेके, तो ऐसा ही होता है। इससे पहले कभी कोई हाई कोर्ट का जज ऐसा कह सकता था, लेकिन कहा। तो ये जो है स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। और ऐसे में जो राष्ट्रपति का सवाल है मोदी जी के बनने का, देखिए ये सवाल तो बहुत दिनों से चर्चा में है। पूर्व प्रधानमंत्री होकर रहना थोड़ा मुश्किल काम है। पूर्व प्रधानमंत्री के सीबीआई पहुंच जाती है। आप ही ने पहुंचाई थी मनमोहन सिंह जी के यहां, पूर्व प्रधानमंत्री थे वो। पूर्व प्रधानमंत्री तो किसी ना किसी दिन होना ही पड़ेगा, यही मान के चला जाता है। कब तक आखिर? तो ये एक बेहतर रास्ता है जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है राजनीतिक क्षेत्र में, कि मोदी जी जो है राष्ट्रपति बन जाए और 5 साल अपने आराम से गुजार दें, और अगर अपनी तंत्र पे अपनी पकड़ मजबूत रखे 10 साल भी गुजार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अपना जो जीवन का समय है वो कुर्सी पे बैठे बैठे निकाला जा सकता है, अगर वो इतने ही ताकतवर हैं तो ये सब चीजें जो है, ये सब तय करने का मामला अभी टाइम है। अभी 2025 चल रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव 27 में होना है, 2 साल है अभी उसमें। और फिर ये भी एक सवाल बड़ा मजेदार है, जो लोग कहते हैं कि अगर राष्ट्रपति बनना भी चाहेंगे मोदी जी, तो 27 में बनना चाहेंगे या उसके 5 साल बाद 32 में बनना चाहेंगे। कि मोदी जी तो चाहते होंगे कि 2029 में ही प्रधानमंत्री बन जाए एक बार, और फिर 2.5 साल निकाल के 2 साल निकाल के फिर बने। मोदी जी से कुर्सी लेना या मोदी जी का कुर्सी छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि यहाँ से तैयारी हो रही है, अपने लखनऊ की तरफ इशारा करते हैं, और इसीलिए दोनों इंजन जो है आपस में टकरा रहे हैं, मोदी जी और योगी जी। तो राजनीति जो है बीजेपी की राजनीति है, आरएसएस की है। नेहरू जी ने कहा था ना कि अगर वो उत्तर दिशा में जाने की बात करें तो तुम लोग बाकी तीनों दिशाओं में उनको ढूंढने जाना, जी। उत्तर में नहीं जाएंगे वो कह के। तो आरएसएस, देखिए एक बात बड़ी सही है कि आरएसएस पिछले 11 साल में कमजोर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के सर्वोच्च ताकतवर नेता आज तक के इतिहास में, या जनसंघ भी जोड़ लीजिए आप, कोई बना है तो मोदी जी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आज मोदी जी की पकड़ हर जगह है, लेकिन एक संगठन के तौर पर आरएसएस का अपना असर है। अब सवाल यह कि आरएसएस चाहेगी या नहीं चाहेगी। जब मोदी जी उसके सारे काम कर रहे हैं, जैसा वो चाहती है उसके एजेंडे को लागू कर रहे हैं, तो आरएसएस को शायद जरूरत ना हो, और जिस जरूरत होगी उसको, तो वो ऐसे आदमी योगी जी को तैयार कर रही है, ऐसे आदमी वो अमित शाह को तैयार कर रही है, हेमंत बिस्वा को तैयार कर रही है, फडणवीस। भाई ये तो विचार का मामला है, जिसको भी वो रखेगी वो उनके विचार के अनुरूप काम करेगा वो, तो उसमें कोई आरएसएस के लिए परेशानी नहीं होगी। आरएसएस शायद तब चाहे जब उसके एजेंडे को करने में मोदी जी की तरफ से कोई दिक्कत आए। तो अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, जितना ज्यादा से ज्यादा देश में नफरत का माहौल बनाया जा सकता है मोदी जी बना रहे हैं। ये आज बात होती है कि रमजान की और जुमे की बात हुई, तो मोदी जी ने कहा था यूपी में जाके ही कि ईद और रमजान पे पानी आता है, बिजली आती है, होली और दिवाली पे नहीं आता। विधानसभा के चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में कहा था। तो मोदी जी तो सब कुछ कह चुके हैं। मोदी जी ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है कि मोदी जी से आगे जाके कोई कुछ बोल सके। तो ये एक है मुद्दा है आरएसएस का और मोदी जी का, लेकिन इस मुद्दे में अभी फिलहाल जो हमें लगता है कि दोनों एक दूसरे से करीब करीब संतुष्ट है। छोटी मोटी बातें हैं जो उन लोगों के बीच में हैं, लेकिन फिलहाल मोदी जी जो चाहते हैं वो संघ करती है, और संघ जो चाहता है उसको चाहने की जरूरत भी नहीं है, मोदी जी उससे 2 कदम आगे बढ़ के वो काम करते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये सारा का सारा तय हमें लगता है खुद मोदी जी को ही करना है। इसमें फिलहाल जितनी ताकत आज मोदी जी के पास है, 1 साल बाद रहेगी या नहीं रहेगी कोई नहीं जानता भारतीय राजनीति में। अडवाणी इनसे भी ज्यादा ताकतवर थे, हम फिर बताते हैं आपको। अडवाणी जितना ताकतवर भी कोई हुआ नहीं है बीजेपी में, लेकिन एक दिन के अंदर उनकी ताकत चली गई और
अध्यक्ष बदल दिया गया, उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तो इसलिए राजनीति में आप कुछ कह नहीं सकते। यही अटल बिहारी वाजपेयी थे जिनके पास तो जनता का भी बहुत समर्थन था, कार्यकर्ताओं का भी, और मुंबई अधिवेशन में उनके खिलाफ नारे लगे थे, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ नारे लगवाए थे। संजय जोशी जो बहुत ताकतवर थे, मोदी जी ज्यादा ताकतवर थे, मोदी जी ने उनको फेंक दिया और आज वो विट्ठल भाई पटेल हाउस में वहां रहते हैं, वो एक कमरे में, और लोग अभी उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन वो भी इंतजार में हैं। लेकिन संजय जोशी खत्म हो गए। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता दें, छोटी सी, वो बड़ी जरूरी है। अखिलेश प्रसाद सिंह आज संसद में थे, बिहार के जो अध्यक्ष हैं थे, जो जिनको हटाया गया है थे, तो आज पत्रकारों ने घेर लिया और अखिलेश ने उनको बड़ा कर्रा जवाब दिया कि पागल हो गए हो क्या। पत्रकार कह रहे साहब कांग्रेस छोड़ रहे हो, पागल हो गए हो क्या। बिहार का मामला है, जब राजीव रूडी को हटाया था तो किसी ने उनसे नहीं पूछा कि तुम छोड़ रहे हो बीजेपी की नहीं छोड़ रहे, अडवाणी से नहीं पूछा किसी ने। लेकिन अखिलेश के छोड़ते ही वो सारे के सारे कि साहब का टेन्योर पूरा नहीं हुआ, मोदी जी सबका टेन्योर पूरा करवाते हैं, पूरा जितना होता है। तो उन्होंने आज बड़ा कर्रा जवाब दिया। उन्होंने सिर्फ यही कहा, ये नहीं कहा कि गोदी मीडिया हो क्या, पागल हो क्या, कैसी बातें करते हो। अच्छा जवाब दिया अखिलेश ने आज। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी क्या कहेंगे? बहुत कुछ हम लोग अलग अलग चैप्टर खोल के बैठे हुए हैं, जिसमें अमेरिका से लेकर यहाँ तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, किसान से लेकर डीएमके तक, और संसद में भी दोनों सदनों इन सब की बात कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मसले तो किनारे रह गए हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा मामला भी, बड़ी बात जिस पे आरएसएस पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अभी जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के एक दूसरे शहर में वैसी ही घटना की खबर आ रही है, जो अभी वहाँ हुई थी। घटना नागपुर में हुई थी। खैर, लेकिन इन सब से इतर क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी क्या करेंगे क्या नहीं, जब तक वो इस कुर्सी पे विराजमान हैं, और जब तक उनका साथ देते हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नज़र आते हैं, उसके बाद तो परिस्थितियाँ क्या होंगी ये देखा जाएगा। लेकिन आज की तारीख में जो सियासत है, उसमें जो चौतरफा वार है नरेंद्र मोदी के ऊपर, उससे कैसे निकलते हुए दिखाई देते हैं? आपको लगता है कि यहाँ कोई और स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है, और ख़ासकर जो 3 दिनों का आरएसएस का अधिवेशन है उसके ज़रिए? जी, पहली बात की देखिए, वो जो राष्ट्रपति वाला मामला चल रहा है, देखिए राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा है कि क्या नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। अलग अलग रीजन है, और शकील जी ने उसकी तरफ इशारा किया। नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर शुरू होता है 2001 से। उसके पहले का उनका जो पॉलिटिकल करियर था वो बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं थे, बीजेपी के फ्रंट लाइन लीडर्स में नहीं थे। वो तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस थी गुजरात में, जिसकी समाधान के लिए इनको भेजा गया था। फिर 2002 हो गया, और 2002 के बाद से मोदी जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इस बीच कॉर्पोरेट सपोर्ट भी उनके पास है। देखिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती बीजेपी के पास 400 सीटें हों तब भी। वो बेसिक स्ट्रक्चर का मामला है संविधान के, तो रूल आउट होता है। दूसरी बात, प्रेसिडेंट, देखिए बहुत जो अभी कहा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री के यहाँ तो सीबीआई पहुंच जाती है, वो लीगल इम्यूनिटी चाहते हैं। उनका डर यही है कि ये विपक्ष, और विपक्ष नहीं, बीजेपी और आरएसएस भी नहीं चाहेंगे, वो सबक सिखाना चाहेंगे। तो वो एक डर उनके दिमाग में है, वो कितना वाजिब है कितना नहीं, लेकिन ये डर है, और उसके लिए लीगल इम्यूनिटी चाहिए। भूतपूर्व राष्ट्रपति को भी तमाम मसलों में लीगल इम्यूनिटी रहती है कि उसके यहाँ मर्यादा के तहत ही सीबीआई या ईडी नहीं पहुंच जाएगा। तो एक रीज़न जो है ये समझ में आता है कि इस वजह से ये चाहते होंगे। इसकी चर्चा बहुत होती है, वो जब होगा तो हम लोग देखेंगे। लेकिन ये बात सच है कि 2024 के बाद और अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी का जो ग्रिप है गवर्नेंस में, वो ग्रिप उनका कमज़ोर हुआ है।
उनका एकमात्र सपोर्ट, और जगह कोई सपोर्ट, सारा सपोर्ट बेईमानी है। एकमात्र उनको एक छत्र सपोर्ट जो मिलता है वो है कॉर्पोरेट का। कॉर्पोरेट ने अपना मीडिया लगा रखा है। जिस दिन उसने नजर फेरी उस दिन मोदी साहब को 24 घंटा भी मुश्किल होगा। ऐसा मीडिया जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय था, अगर ऐसा मीडिया कॉर्पोरेट लगाता है यहाँ पे अपना, तो मोदी जी के लिए मुश्किलें पैदा होंगी बहुत। 24 घंटा ही बहुत मुश्किल होगा। सारा खेल ही परसेप्शन का खेल है जी। दूसरा कि नीतिगत जो फैसले हुए हैं सरकार चलाने संबंधित, चाहे वो विदेश के मामले हो, चाहे वो डोमेस्टिक फ्रंट पे इकोनॉमिक पॉलिसीज का मामला हो, सब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकारों के या पिछली सरकारों के कंटिन्यूअस के फैसले हुए। चुनौती अब आ रही है ट्रंप की तरफ से। चीन को भी आपने मैनेज कर लिया, चीन वाले मुद्दे को अपने मीडिया के साथ होने की वजह से, लेकिन ट्रंप की तरफ से चुनौती आ रही, वो रियल चुनौती। 11% टैरिफ का डिफरेंशियल है भारत और अमेरिका में। 2 अप्रैल के बाद से वो 0 हो जाएगा, और जब वो 0 होगा तो भारत के कॉर्पोरेट को पहली बार, जो सरकार होने की वजह से उसको सरकारी तंत्र के लूट का, पब्लिक प्रॉपर्टी की लूट का जो एक लाइसेंस मिला हुआ है, वो लाइसेंस में कमी आएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कॉर्पोरेट कैसा सपोर्ट करता है, क्योंकि कॉर्पोरेट का जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर थे नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका में वो फेल हो गए। कॉर्पोरेट को जो अमेरिका से चाहिए वो नहीं दिलवा पा रहे मोदी। पॉडकास्ट कर दिया, उसके बाद किसी थिंक टैंक का यहाँ पे कॉन्क्लेव हो गया, उसमें बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन उन सब दोनों के पॉडकास्ट और थिंक टैंक के में तुलसी गबार्ड आई, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की यहाँ पे। उसके बाद ट्रंप का इंटरव्यू आया है, फिर उसने कहा है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे 2 अप्रैल से। स्टील एल्युमिनियम पे ऑलरेडी है, 2 चीजों पे ऑलरेडी प्रोडक्ट वाइज आ चुका है। जो सरकार के तमाम दावे थे कि हम बातचीत में हैं, सब कुछ ट्रंप ने रूल आउट कर दिया। तो कॉर्पोरेट का जो सोल्यूशन प्रोवाइडर थे, वो सोल्यूशन को अब वो नहीं दे पा रहे। और उसका असर केवल अमेरिका से ट्रेड में नहीं होगा, उसका असर चौतरफा होगा, क्योंकि उसका असर आपकी करेंसी पड़ेगा। करेंसी पे असर पड़ेगा तो हर चीज में असर पड़ेगा। तो इसलिए मोदी जी के सामने ये चुनौती बहुत बड़ी है कि कॉर्पोरेट ने जितना दिल खोल के मोदी जी का सपोर्ट किया, अब वक्त है कि वो कॉर्पोरेट चाह रहा है कि आप हमारे लिए कुछ करो। वहां पे वो विफल नहीं हो पा रहे। सरकारी खजाने की लूट उन्होंने कॉर्पोरेट को दे दी, जो टैक्सेस में छूट होनी थी वो दे दी, लेकिन जो उसको विदेशी फ्रंट पे चाहिए उसमें मोदी जी कामयाब नहीं हो पा रहे। वो कॉर्पोरेट को नुकसान है उनके समर्थन का। और दूसरी बात कि अब देखिए, जो एक बात हम लोग करते हैं कि बार बार की इलेक्शन कमीशन का रोल और लेवल प्ले फील्ड कैसे डिस्टर्ब होती है। एक आखिरी बात कह रहा हूँ जी, क्योंकि शुरू में आपने नीतीश कुमार की बात भी की थी। लालू प्रसाद के यहाँ फिर ईडी पहुंच गई, 3 घंटे की पूछताछ हो गई। वही खेल इलेक्शन से 6 महीने पहले सीबीआई ईडी लगाकर, इनकम टैक्स लगाकर लेवल प्ले फील्ड को डिस्टर्ब करना, ये प्रोजेक्ट अब बिहार में चालू हो गया है। टारगेट लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव है। ये प्रोजेक्ट वहां पे चालू हो गया। अब देखना है कि आगे वो प्रोजेक्ट कैसे चलता है। उसमें इलेक्टोरल रोल का मैनिपुलेशन है, उसमें तमाम चीजें, लेकिन स्टेज 1 जो बीजेपी करती है वो काम उन्होंने शुरू कर दिया कि बिहार में ईडी पहुंच गई है। जी बिल्कुल, लेवल प्लेइंग फील्ड, और इसको लेकर लगातार चर्चा होती है। जब भी चुनाव की बात आती है तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उसी वक्त अब बिहार से शिफ्ट होंगे फिर बंगाल की ओर जाएंगे, आखिर क्यों ऐसा? और क्या चुनाव आयोग भी साथ दे रहा है सत्ता पक्ष का? ये क्या हटा दीजिए तो फिर लगता है कि हाँ बिल्कुल।
ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ डॉक्टर प्रोफेसर रविकांत जी आपसे कि बिहार चुनाव से पहले क्या एक पूरी की पूरी रणनीति तैयार हो रही है? एक तरफ आरएसएस, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, किसानों को जिस ढंग से पंजाब में किया गया, इन सब को अगर देखा जाए बहुत कुछ, फिर इधर डिलिमिटेशन का मामला, सबको ज़रा एक जगह रख के सोचने की कोशिश कीजिए तो क्या दिखाई देता है? देखिए, पहला जो आपने सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग के जरिए ये सब हो रहा है, मैं आपको बहुत प्रमाण के साथ बता रहा हूं। मेरी कल ही बातचीत हुई है। बिहार में वही खेल चल रहा है। अभी तो प्रशांत जी ने जानकारी दी ईडी सीबीआई की, लेकिन वहां पर वोट काटना और वोट जोड़ना ये चल रहा है। हालात ये है कि जो एक बीएलओ है जिससे मैंने बात की, उसकी पत्नी का ही वोट नहीं, उसकी पत्नी का वोट कट गया। इत्तेफाक से वो माइनॉरिटी है, कुछ नहीं कर सकता। तो एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, चूंकि मुझे उसकी जानकारी है इसलिए। अब ममता बनर्जी ने जो सवाल उठाए थे, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अरविंद केजरीवाल जो बोलते रहे दिल्ली चुनाव के पहले, ये सारी परिस्थितियां स्पष्ट रूप से ये कहती हैं कि चुनाव आयोग सब कुछ जानते हुए, वहां वो नहीं है कि आंखें बंद है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और सब कुछ मालूम है। ये हम सब जानते हैं कि वोट जब काटा जाता है तो बाकायदा नोटिस जाती, अगर कोई किसी को ऐतराज है तो वो लिख सकता है, लेकिन यहां कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक तो ये कि चुनाव आयोग बराबर खेल कर रहा है। अब वो आधार से लिंक होगा तो उसके अपने अलग परिस्थितियां होंगी, अलग उसके प्रभाव होंगे, जिस तरफ कल राहुल गांधी ने इशारा किया था कि प्राइवेसी लोगों की भी सुरक्षित रहना वो भी जरूरी है। दूसरा, इधर जो और चीजें हैं, डिलिमिटेशन से लेकर के और जो चीजें हैं, वो देश में चारों तरफ वो जो एक आतंककारी सत्ता है, उसमें आप ले लीजिए कि बाबर से निकले तो औरंगजेब तक पहुंच गए, और अब अचानक कहने लगे कि नहीं अब इतिहास को जानकर के क्या होगा, इतिहास से क्या होगा। लग रहा कि अचानक हृदय परिवर्तन हो गया। तो हुआ कुछ नहीं। कहीं नौजवान नौकरी न मांगने लगे, किसान अपनी आमदनी की बात न करने लगे, लोग ये ना पूछने लगे कि अच्छे दिन का वादा करके आए थे मोदी जी। अभी तो टैरिफ की बात हो रही है, अब लोग पूछे ना कि काला धन कहां गया जो आने वाला था विदेश से। भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा था भारत और विश्वगुरु बन रहा था कि आंखों में ही डरा देगा चीन को। और ट्रंप साहब क्या किस खेत की मूली हैं, अब हो क्या रहा है। इससे भटकाने के लिए सारा खेल जारी है और कई स्तरों पर। देखिए, विपक्ष को इस बात को समझना होगा कि जो विपक्ष का नैरेटिव है, जो जनता के मुद्दे हैं, जो लोगों के समस्याएं हैं, उनको भटकाने में बीजेपी, सत्ता, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद ये कामयाब होते हुए दिखते हैं। लेकिन अंदर खाने इतना अनरेस्ट है। और आज ही अभी आप लोगों ने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने बात की है प्रोफेसर सुखदेव थोराट से। कास्ट सेंसस पर बातचीत है, दलितों के मुद्दे पर बातचीत है, बड़ी गंभीर बातचीत है। मैं अपील करूंगा आपके तमाम दर्शकों से कि उसको जरूर देखें, सुने। वो इंग्लिश में है लेकिन उसका हिंदी वर्जन भी आ रहा है, वहीं पे लिखा हुआ आता है तो समझ सकते हैं। सबटाइटल बहुत स्पष्ट सोच के साथ। तो मैंने संभवतः एक किसी बातचीत में राहुल गांधी को उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुना, राजनीति में जिससे बचा जाता है, जो बचने की कोशिश होती है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि राहुल गांधी बेहद बौद्धिक ही नहीं, बहुत साहसी राजनेता है। साहसी उस मामले में जो वो कहते रहे हैं कि चाहे हमें चुनावी रूप से नुकसान भी उठाना पड़े,
लेकिन मैं देश के लिए, देश के लोगों के लिए और जो संवैधानिक मूल्य हैं, समता और न्याय के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए, उसके लिए हम लड़ते रहे। हालांकि उसमें ये चीज भी बराबर आनी चाहिए जिसका हम लोग बार बार कहते हैं कि ये तभी संभव है जब आप सत्ता में आए। तो एक सत्ता की भूख भी पैदा करना, क्योंकि लोग ऐसा चाहते हैं कि आप जब सत्ता बदलेंगे, जब आप सरकार में आएंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे लगता है कि आप लोग भी सहमत होंगे कि सरकार चलाना और लोगों के हितों की नीतियां बनाना, वो चाहे गांधी फैमिली हो या कांग्रेस पार्टी हो, उससे बेहतर विकल्प इस समय और कोई दूसरा नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि विपक्ष की राजनीति का उसे अनुभव नहीं, हालांकि 10 साल में राहुल गांधी को हो गया है। मोदी एंड कंपनी की समस्या ये है कि इनको सरकार चलाना नहीं आता है, डेमोक्रेटिक है ही नहीं, कैसे लोकतंत्र चलता है ये आता ही नहीं है। संस्कार वही हजारों सालों वाले हैं और किसके हाथ में वो कंट्रोल है? साहब, नागपुर के आरएसएस के हाथ में है, जो खुद अपने आप में अनडेमोक्रेटिक, पितृसत्तात्मक और क्या क्या मैं कहूं, वो सब है। तो वो कभी सरकार नहीं चला सकते, लोगों के हित की, लोग कल्याणकारी कभी नहीं चला सकते। तो वहां फिर कोरोना का एक टीका भी होगा तो थैंक यू मोदी जी बोलना पड़ेगा। मतलब अब मोदी जी के घर से आ रहा है वो कोरोना का टीका, तो आपको बोलना है। ये लोग बारीकी से देख सुन समझ रहे हैं। क्या राहुल गांधी के उस सरकार में रहते हुए, जब वो मंत्री भी नहीं थे, यूपीएससी के तमाम फैसलों से लेकर के इतने सारे उदाहरण मौजूद हैं जहां कहीं राहुल गांधी ने ये नहीं कहा होगा कि ये मैंने कराया है, मैंने किया, मेरी पहल से हुआ। मैंने तो कहीं ये शब्द ही नहीं आता है। ये एक बड़ा फर्क है। और यहां मैं माने मोदी, मैं और मोदी लगभग पर्यायवाची हो गए। तो ये जो सामने देश देख रहा है, और इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो गहन अंधकार है उसमें भोर तो होगा ही, रात कब तक रहेगी? तो वो एक उगता हुआ सूरज, और एक ऐसा सूरज जो अब भारत को बड़ी बारीकी से देख रहा है। एक नए भारत को बनाने का जो सपना है, एक तरफ सपने मारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ सपना बुना जा रहा है। ये बुनियादी फर्क है मोदी जी और राहुल गांधी। ये जो बुनियादी फर्क है, वो बुनियादी फर्क लोग भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई और दूसरी संस्थाएं, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, क्या सुप्रीम कोर्ट ये दंगे के पहले औरंगजेब को लेकर के सो मोटो नहीं ले सकता था? जी, कितने सो मोटो लिए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट क्या ये नहीं कह सकता कि ये क्या पागलपन है? लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब जब ये कह दें कि साहब सर्वे करने में क्या प्रॉब्लम है, तो हो रहा है। और एक कहे कि साहब कास्ट सेंसस करा लीजिए। असली जो होना चाहिए सर्वे देश का, नहीं, सर्वे कहां का होगा? मस्जिदों का, लोगों का सर्वे नहीं होगा, समाज का सर्वे नहीं होगा। ये जो फर्क मैंने कहा ना कि सत्ता में वर्चस्व बनाए रखने का और एक सरकार में पहुंच करके लोक हितकारी, जनहितकारी फैसले और योजनाएं बना करके देश को संवैधानिक मूल्यों की तरफ ले जाना और गांधी, नेहरू, अंबेडकर, भगत सिंह के सपनों को साकार करने की पहल करना, एक तरफ यह है, और दूसरा वो सत्ता है जो केवल वर्चस्व बनाए रख करके उस पूरे जो मनुवादी व्यवस्था है उसको फिर से लादना चाहती है। लेकिन मैंने कहा कि अंधेरे के बाद, रात के बाद दिन आता ही है, भोर होगी और जरूर होगी। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिस
वीडियो के बारे में आप बता रहे थे अभी, आप जब बोल रहे थे तो वो वीडियो दिख रहा था, ये वीडियो है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। और आज 20 मार्च है, 20 मार्च 1927 को उन्होंने याद किया है, और महान सत्याग्रह बाबा साहब अम्बेडकर का, और पानी, और यहाँ से कैसे आगे जीवन बढ़ता है, और इन सब की चर्चा। और डॉक्टर प्रोफेसर थोराट के बारे में आप बता ही रहे थे, जिनके साथ अभी ये चर्चा कर रहे हैं। ज़रा मैं कहूँगा अपनी टीम को कि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसको ले आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लिख रहे हैं कि 98 साल पहले शुरू हुई हिस्सेदारी की लड़ाई जारी है। 20 मार्च 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह के जरिए जातिगत भेदभाव को सीधी चुनौती दी थी। ये केवल पानी के अधिकार की नहीं, बल्कि बराबरी और सम्मान की लड़ाई थी। जाने माने शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, दलित विषयों के जानकार और तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण पर बनी अध्ययन समिति के सदस्य प्रोफेसर थोराट से इस सत्याग्रह पर के महत्व पर चर्चा की। इस दौरान दलितों की शासन, शिक्षा, नौकरशाही और संसाधनों तक पहुंच के लिए अब भी जारी संघर्ष पर भी हमने विस्तार से बातचीत की। जातिगत जनगणना इसी असमानता की सच्चाई को सामने लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जबकि इसके विरोधी इस सच्चाई को बाहर आने देना नहीं चाहते हैं। बाबा साहेब का सपना आज भी अधूरा है। उनकी लड़ाई सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि आज की भी लड़ाई है। हम इसे पूरी ताकत से लड़ेंगे। पूरा वीडियो उसके बाद है। और जरा वीडियो के शुरुआती हिस्से को जरा ले आइए स्क्रीन पे। क्या बातचीत चल रही, इंग्लिश में है लेकिन सबटाइटल हिंदी में है। जरा पूरा ले आइए स्क्रीन पे, पहला शुरुआती हिस्सा। Why are people so much against the caste census? Like, what don't they like about it? Close to 4 lakh cases of discrimination are registered by Delhi, which comes to, on an average, about 14,000 cases per year. The history of the Dalits, the OBCs, tribals, has just been eliminated. Part of the portion of the Manusmriti was burned. So that's the beginning of the civil rights movement. Thank you. तो ये आप पूरा वीडियो सुन सकते हैं, देख सकते हैं राहुल गांधी के चैनल पे, और इसको उन्होंने शेयर किया है प्रोफेसर थोराट के साथ बातचीत। कौन है प्रोफेसर थोराट, वो उनके ट्वीट में आपने देख लिया, पढ़ लिया, जिसको मैं बता रहा था। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरफ जाति आधारित जनगणना, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, इन सब का जिक्र और इन सब की चिंता यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के तमाम दूसरे दलों के लोग भी, नेता भी इस बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी राजनीति अलग है, और उन पे हम अभी पिछले सवा घंटे से चर्चा कर रहे हैं। आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी क्लोजिंग कमेंट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो वीडियो है, अगर पूरा नहीं देखे होंगे तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन इस वीडियो के जरिए आप देखिए कि एक अलग दिशा में राहुल गांधी की राजनीति चलती है, पैरेलली नरेंद्र मोदी की राजनीति रिवर्स गियर में दिखाई देती है। क्या कहेंगे आप, जबकि उधर आरएसएस की बैठक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं, और इधर राहुल गांधी एक अलग ही दिशा में जाते हुए। राजीव जी, पिछले 12 साल में इस देश के लोगों का अनुमान है कि इस देश की सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जो कहते हैं उस पर चलते हैं, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। अगर उन्होंने कोई बात कही तो ये निश्चित मानिए कि वो उसका विपरीत ही करने वाले। और राहुल गांधी ने जो बात कही ये महत्वपूर्ण इसलिए है, इस पूरे पॉडकास्ट में जो बातें कही उन्होंने दलितों को लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो चिंता जताई थी वो अभी भी अब वो चिंता अभी भी वाजिब लगती है। 91 साल बाद भी 100 साल होने वाले हैं, वो बात पूरी नहीं हुई जो चाहते थे बाबा साहब। और मुझे तो कई बार ये लगता है राजीव जी कि बाबा साहब अम्बेडकर को ही इस देश को जितना मान देना चाहिए था, इस देश ने उन्हें उतना मान दिया ही नहीं। संविधान जिस तरह इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, खासकर बीजेपी की सरकार ने महात्मा गांधी को एक स्वच्छता से जोड़ दिया, उनके चश्मे का इस्तेमाल किया, उसी तरह वो बाबा साहब आम्बेडकर का भी उपयोग कर रही है उनकी योजनाओं को लेकर। बाबा साहब के मूल सिद्धांतों को लेकर, समानता की बात को लेकर ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है। न महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान दे रही है, न किसानों पर ध्यान दे रही है। जो बाबा साहब ने पहली बार, वो विश्वविख्यात अर्थशास्त्री थे,
यहाँ तक कि ब्रिटिश हुकूमत उनकी राय लिया करती थी कि हम क्या करें। जब ब्रिटिश हुकूमत आर्थिक संकट में फंसी तब उन्होंने बाबा साहब की मदद ली। तो बाबा साहब ने जब आज़ादी के बाद जो बातें कही थी, अगर वो बातें भारत ने मान ली होती, हमारे नेताओं ने मान ली होती, तो आज भारत एक अलग ही देश होता दुनिया में, इसमें कोई दो मत नहीं। तो एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक शिक्षा शास्त्री के रूप में हमने बाबा साहब का मूल्यांकन अभी तक नहीं किया है। और ये जो बात कह रहे हैं राहुल गांधी कि बाबा साहब, जो ट्वीट में भी उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने जो चिराग जलाया था उस चिराग को की रोशनी आगे तक ले जाने की जरूरत है। तो ये बात बहुत मौजूद है और हम बाबा साहब को कितना याद करते हैं, कितना उनको श्रद्धांजलि के रूप में दे सकते हैं, वास्तव में उनके विचारों को ये देखने वाली बात होगी। अभी मुझे लगता है कि ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता बाबा साहब आम्बेडकर के सिद्धांत ही बने हुए हैं। इस सरकार को लगता है कैसे बाबा साहब की बातों को दरकिनार किया जाए और अपनी सरकार को आगे बढ़ाया जाए। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ है आने वाले समय में देश की सियासत और उसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा और वो तो रहेगी ही, लेकिन ध्यान रखिए, नज़रें गड़ाए रखिए उधर सुप्रीम कोर्ट पे भी, इलेक्शन कमीशन पे भी, सत्ता पक्ष पे भी और साथ साथ विपक्ष पे भी। आपको सब कुछ खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है। उधर बिहार की सियासत जो है वो भी तेज़ होती जा रही है। आज ही आपने देखा, सियासी खेल तो नहीं है ये, लेकिन वहाँ पर खासकर जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो खींचतान है वो और उभर कर सामने दिखाई देने लगे, तो आप समझिए कि अब वहाँ चुनाव और उसमें भी ईडी का मामला जिस ढंग से बिल्कुल सामने है, उससे भी समझ में आता है कि लेवल